आप सबका हमारे इस विशेष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संपूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अपने कर्मों में तल्लीनता से लगे होंगे और एग्जाम की तैयारी में पूरे निष्ठापूर्वक आप अपने काम को कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली में यह है कौन, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक ऐसा वेव जो नॉन मैकेनिकल होता है, यानी इस वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य से आने वाले जो प्रकाश हैं, सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश है वह निर्वात में भी चलते हुए हमारे धरातल तक पहुंचता है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्रकाश कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ऐसा वेव जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता कैसे है? तो इसमें बच्चों दो को फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। कोशिश करते हैं कि आप समझ लें। ये मान लीजिए कि मेरा जो ये हाथ है, ये हाथ को हम कुछ पल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहे हैं। अब ये जो दूसरा हाथ है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के ऊपर लंबवत है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर उठेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड पीछे आएगा। यानी आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत कंपन करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख पाए, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत कंपन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे के ऊपर लंबवत कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंपन करते हुए, ऐसे कंपन करते हुए जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस तरह से आपको हम दिखाने के लिए एक चित्र बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम आपकी ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये जो डायग्राम वो जेड प्लेन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपन करते हुए जब आगे भागते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परस्पर लंबवत कंपन करते हुए जब आगे की ओर प्रोपगेट करते हैं, आगे की ओर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y में कंपन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z में कंपन कर रहा है, तो मोशन होना चाहिए x में। हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड y में कंपन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z में कंपन कर रहा है, और मोशन हो रहा है x में। यानी तीनों ही एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस चलना, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं, तब निर्माण होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपसे जब कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या क्या होता है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। दोनों फील्ड एक दूसरे के ऊपर लंबवत कंपन करते हैं, और इनका जो वेव का मोशन जो होता है ये दोनों फील्डों के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत आपका मोशन होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा y में कंपन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड z में कंपन कर रहा है, तो वेव चलेगा x में, वेव चलेगा x में। इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में गति की दिशा बताना होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का हम प्रयोग करेंगे कि गति का जो दिशा होगा, देखो आई कैप किसी भी वेक्टर पर लगा है तो केवल डायरेक्शन को शो करता है। यानी गति की दिशा जो होगी वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से हम क्रॉस करेंगे तो वेव किस दिशा में चल रहा है इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर जवाब में इसमें हम कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन कर रहा है वाई में माने जे कैप, मैग्नेटिक फील्ड कंपन कर रहा है जेड में यानी के कैप। जे में के से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आई कैप, यानी वेव चलेगा किधर की ओर आई कैप की ओर। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इतना बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं और इनका मोशन भी दोनों फील्ड के लंबवत होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी लंबवत और मैग्नेटिक फील्ड पर भी लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लंबवत हैं और मोशन भी ये दोनों फील्ड के लंबवत होगा। अगर ऐसा कोई वेव आप देखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह वेव का नेचर कैसा होता है, तो चूंकि इसमें कंपन जो है y में है और मोशन जो है x में है, तो ऐसा कोई वेव जिसमें कंपन y में हो और मोशन x में हो, यानी y में कंपन करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाए या x में कंपन करते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाए, तो इस तरह के वेव को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव होते हैं। कैसा होते हैं? ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत आपको सूर्य का प्रकाश आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट पर प्रकाश की चाल जो निकाल कर दिखाया गया है, जिसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं, वह प्रकाश की चाल होती है हवा या निर्वात में 1 में अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट से आप परिचित होंगे, इसको बोलते हैं हवा या निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। अगर मीडियम में हवा में अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे आप समझ जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रकाश है। अब प्रकाश की चाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट से कितना निकलती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट से प्रकाश की चाल निकलती है हवा में सी नॉट, नॉट लिखा है मतलब हवा में 1 में रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को कहते हैं हवा या निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। अगर किसी मीडियम में आप निकालने जाओगे तो मीडियम में इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट का जो स्पीड हो जाएगा वो 1 में अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन। म्यू को बोलते हैं हवा या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, इसको बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता। एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। जहां म्यू बराबर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर और ई बराबर आप लिख सकते हैं ई नॉट इंटू ई आर। म्यू नॉट से आप परिचित हैं, यह हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन से आप परिचित हैं, यह माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हवा या निर्वात की चुंबक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये सारे पॉइंट आप पहले भी जानते होंगे, केवल हम एक रिव्यू करा दे रहे हैं। अगर आप किसी मीडियम का अपर्तनांक निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कॉन्सेप्ट पर मीडियम का अपर्तनांक निकालना चाहते हैं तो आप अपर्तनांक का फॉर्मूला, अपर्तनांक को मैंने यहाँ म्यू से नहीं एन से दिखाया है, क्योंकि म्यू पहले से यूज कर चुके हैं हम, तो म्यू दोबारा लिखेंगे तो इससे आपको मिसकॉन्सेप्शन होने की ज्यादा संभावना है, इसलिए हमने एक नया सिंबल तैयार किया एन। अपर्तनांक को दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो एन से या तो म्यू से। हमने म्यू से नहीं दिखाया क्योंकि म्यू से हम चुंबकशीलता दिखा रहे हैं, तो यहाँ म्यू से अपर्तनांक को नहीं दिखाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। एन क्या है? अपर्तनांक। तो अपर्तनांक का डेफिनेशन आप जानते होंगे कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी मीडियम में प्रकाश की चाल। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी मीडियम प्रकाश की चाल से डिवाइड करते हैं तो मीडियम का अपर्तनांक मिल जाता है।
अब इसके लिए हम इसका मान यहां पर रखेंगे, इसका मान यहां रखेंगे, म्यू की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, ई की जगह ये वैल्यू रखेंगे और थोड़ा सा गुना भाग करके सॉल्व कर देंगे तो आपके पास अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो जाएगा रूट इनसाइड म्यू1 इनटू एप्सिलॉन। यानी हवा में प्रकाश चलता है तो प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आधार पर हवा में प्रकाश की चाल के लिए इस फॉर्मूला क्या होगा दिस, मीडियम में प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होगा दिस। अगर इन दोनों की सहायता से हम किसी मीडियम का अपवर्तनांक डिफाइन करना चाहें तो भी डिफाइन कर सकते हैं। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल से मीडियम में प्रकाश की चाल से डिवाइड कर देते हैं, अपवर्तनांक मिल जाता है। ए वाला वैल्यू यहाँ रखना, ए वाला वैल्यू यहाँ रखना और रखने के बाद म्यू को रिप्लेस करना म्यू नॉट इनटू म्यू में, ई को रिप्लेस करना ई नॉट इनटू एप्सिलॉन में और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट परिणाम के रूप में प्राप्त होगा। हम चाहेंगे कि इसे आप सॉल्व करके कमेंट्स कर सकते हैं। एनर्जी डेंसिटी, आपको पता होना चाहिए कि लाइट जो है वो एनर्जी लेकर चलती है, तो एकांक आयतन में लाइट के पास कितनी एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन में लाइट के पास कितनी एनर्जी होगी या एकांक आयतन में जो एनर्जी अवेलेबल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी आप दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो म्यू होती है, म्यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, या आप ये भी इस्तेमाल करते हैं म्यू बराबर, म्यू आप इसे मत दो यू लिखो, क्षमा कीजिएगा यहाँ यू लिख दो, तो एनर्जी डेंसिटी जो होगा वो होगा यू बराबर 1/2 म्यू नॉट डी स्क्वायर, यू बराबर 1/2 म्यू नॉट डी स्क्वायर, जहां डी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लाइट एकांक आयतन के लिए जितना एनर्जी रखता है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। फिर आती है फिर आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है यानी जो तीव्रता होती है, इस तीव्रता के लिए आप दिखा सकते हो कि यह तीव्रता होती है I बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर अब इनटू सी। यानी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यह आपकी एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यह एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी में लाइट के स्पीड से आप गुना कर दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट की तीव्रता मिल जाएगी। फिर से सुनो, एनर्जी डेंसिटी में लाइट के स्पीड से हम गुना करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी प्राप्त हो जाती है। आप इस फॉर्मूले को म्यू लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, यू इनटू सी, यानी इंटेंसिटी चाहे तो आप इंटेंसिटी का ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यू अब इनटू सी। ई क्या होता है, यू क्या है, तो यू आपका एनर्जी डेंसिटी है और सी है प्रकाश की चाल। तो सारे सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में यह सवाल आ जाए तो आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे, याद करना भी चाहिए आपको। कोई विशेष डेरिवेशन में नहीं दे रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूला जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं उस सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पर जिक्र कर दे रहे हैं और फॉर्मूला को ध्यान में रख करके फॉर्मूला को याद करके ही आपको काम करना होगा। आप ये भी जानते हैं कि लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल है तो उसका मास होगा यानी उसमें मोमेंटम होगी, तो पार्टिकल में मोमेंटम होगा यानी लाइट में मोमेंटम होगा। लाइट में क्या होती है, तो लाइट वेव है, वेव में पार्टिकल का नेचर है और पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम होगा। अगर इस फोटोन का मोमेंटम हम निकालना चाहें, इस फोटोन कहने का मतलब लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उस पार्टिकल को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो फोटोन का अगर मोमेंटम बताना चाहें तो इस मोमेंटम को दिखाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं P बराबर I/C, P बराबर E/C, E/C। E क्या है, तो E आपका एनर्जी है, E आपका एनर्जी है। एनर्जी में लाइट के स्पीड से अगर हम भाग दे देते हैं तो यह मोमेंटम देता है किसका, तो लाइट में, फिर से सुने, लाइट में डबल नेचर है।
एक वेव का भी नेचर है, एक पार्टिकल का भी नेचर है। तो जब लाइट को हम पार्टिकल की तरह समझेंगे तो पार्टिकल में मोमेंटम होगा, संवेग होगा। तो संवेग का सूत्र क्या होगा? तो संवेग का सूत्र होगा एनर्जी बटा स्पीड ऑफ लाइट। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी कितनी, उनकी जो मोमेंटम होती है वो मोमेंटम कितनी होती है? तो फोटोन की मोमेंटम होती है P बराबर I बटा C। दूसरी होती है रेडिएशन प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा कंपटीशन लेवल में चला जाता है। रेडिएशन प्रेशर, ये क्या है? रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, विकिरण दाब, विकिरण दाब। रेडिएशन माने विकिरण और प्रेशर माने दाब। विकिरण दाब क्या है, कैसे इसको हम लिखेंगे? तो लाइट फोटोन के रूप में चलती है, फोटोन में मोमेंटम होता है। ये मोमेंटम यानी फोटोन किसी से टकराएगा तो मोमेंटम उसका चेंज करेगा, और मोमेंटम जब चेंज करेगा तो एक फोर्स अपीयर होगा। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन साहब ने कहा था कि चेंज इन मोमेंटम से फोर्स बनता है। तो लाइट चला, लाइट के पास पार्टिकल नेचर था, उसमें कुछ मोमेंटम था। यह लाइट यानी पार्टिकल किसी से टकराएगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो एक फोर्स बनेगी। ये जो बल बनेगा वह एकांक क्षेत्रफल के लिए जितना होगा, इसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस बल को हम बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर। फिर से सुनिए, लाइट चलेंगे तो अपने साथ एनर्जी पार्टिकल लेकर चलेंगे, एनर्जी पार्टिकल लेकर चलेंगे तो उसमें फोटॉन्स होंगे, फोटॉन होंगे तो उसमें मोमेंटम होगा। या फोटॉन किसी सतह से टकराएगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो एक फोर्स बनेगा। फोर्स एकांक आयतन, एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे विकिरण दाब। अच्छा, जो मोमेंटम चेंज होने से जो फोर्स बनता है उसको हम रेडिएशन फोर्स कहते हैं। यानी लाइट चलते हुए अपने साथ पार्टिकल का नेचर लेकर चलते हैं, यानी अपने साथ मोमेंटम लेकर चलते हैं। जो मोमेंटम लेकर चलते हैं यही मोमेंटम किसी से टकराने से, यानी लाइट जब किसी सरफेस से टकराता है तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम चेंज होने की वजह से एक फोर्स बनती है, उस फोर्स को बोलते हैं रेडिएशन फोर्स। अब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस रेडिएशन फोर्स को हम लोग रेडिएशन प्रेशर के नाम से जानते हैं। यह रेडिएशन प्रेशर से संबंधित सवाल नीट और जेईई में काफी काम आता है। डिटेल में तो हम नहीं जा पा रहे, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक अगर पढ़ो तो पूरा पढ़ डालो, लेकिन हमारे पास एक मजबूरी है, इस मजबूरी की वजह से हम पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। समय मिलेगा तो पूरी तरह से इसका एक फॉर्मूला का मैं डेरिवेशन आपके साथ शेयर करूंगा, एक फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी सिर्फ उतना ही पढ़कर जाइए जितना एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी आपको नॉलेज ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ढोने की जरूरत नहीं, अभी उतना ही लिखने और सीखने की जरूरत है जितना एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी आप पूरी तरह से एकदम चरम स्थिति में, जहां से आपका एकदम निश्चित मार्गदर्शन उचित होगा, नहीं तो अगर आप ज्यादा करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं सारे फॉर्मूला से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। फिर से आपको सुना दे विकिरण दाब क्या होते हैं। लाइट जब चलते हैं तो अपने साथ फोटोन लेकर चलते हैं, फोटोन में मोमेंटम होती है। ये लाइट किसी से टकराते हैं तो मोमेंटम चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होने से फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम रेडिएशन फोर्स कहते हैं। रेडिएशन फोर्स पर यूनिट एरिया यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले यह विकिरण बल क्या कहलाता है? विकिरण दाब कहलाता है। अब विकिरण दाब के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रेशर ऑफ आई यानी पी इसके लिए सिंबल दे दिए हैं पी आई बराबर आई अपॉन सी। यानी रेडिएशन प्रेशर का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटेंसिटी बटा प्रकाश का चाल। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश की चाल से आप डिवाइड कर दोगे तो रेडिएशन प्रेशर आप प्राप्त कर लोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे
जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निश्चित रूप से एक न एक सवाल आना ही आना है, और वो कौन से सवाल आएंगे उन तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए नाइट की जो आवश्यक ड्रेस होते हैं ना, उसको हमने पहन लिया, तो अब रटने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, इसमें रटना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। रटोगे, याद रहेगी, एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या छोटे छोटे 2 अंकों वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप सरलता से उत्तर दे पाओगे। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 7 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रखना बेहद जरूरी है। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अभी आप 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख पा रहे होंगे। एक का नाम है गामा रेज, एक का नाम है एक्स रे, एक का नाम है अल्ट्रावायलेट। बाकी 4 हैं और भी हैं, उसी पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि गामा किरण, जिसको हम गामा किरण कहते हैं, इसका वेवलेंथ कितना होता है। देखो, मैंने वेवलेंथ को एंगस्ट्रम के रूप में लिखा है ताकि याद करने में आपको आसानी हो। अब आप भली भांति जानते हैं कि एंगस्ट्रम से अगर हमें मीटर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। 10 के पावर माइनस 10 मीटर हो जाए तो इसे 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। बस इतना ही याद रखेंगे तो आपको ये सारा चीज मीटर के रूप में भी कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गामा रेज पर। गामा किरण की जो वेवलेंथ होती है वो 600 नैनोमीटर से लेकर के 1 एंगस्ट्रम के बीच में होती है। इसका प्राप्ति होता है न्यूक्लियस। परमाणु के नाभिक जो अस्थायी होते हैं वो अपने मास को कम करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकालते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक से ही, अस्थायी परमाणु के नाभिक से ही यह गामा किरण की प्राप्ति होती है। इसलिए ऑरिजिन का मतलब होता है प्राप्ति स्रोत। जहां से प्राप्त होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राप्ति स्रोत। तो गामा किरणें परमाणु के नाभिक से प्राप्त होते हैं। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज बहुत ही जबरदस्त है। कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। कैंसर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैंसर में हम लोग क्या करते हैं, गामा रेज के माध्यम से जो खराब कोशिकाएं होती हैं, जो गलने लगती हैं, उन कोशिकाओं को काट कर हटा देते हैं ताकि कैंसर के खतरनाक बीमारी से मरीज को बचाया जा सके। अगर यह कैंसर के इलाज नहीं हो पाया तो वह जो कैंसर वो धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल सकती है। इसलिए जिस अंग पर ये कैंसर का बीमारी धर लेता है उस अंग को हम लोग क्या करते हैं कि गामा रेज के माध्यम से उसके कोशिकाओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ताकि यह कैंसर की बीमारी और ज्यादा फैल ना सके। तो कैंसर के इलाज में इसी गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय प्रक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया कराने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है, इस ऊर्जा की प्राप्ति हम लोग गामा रेज के माध्यम से ही कराते हैं। इस ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो गामा रेज के माध्यम से ही कराई जाती है। तो गामा रेज मुख्यतः अस्थायी परमाणु के नाभिक से निकलते हैं। इनका जो वेवलेंथ होता है वो 600 नैनोमीटर से 1 एंगस्ट्रम के बीच में होता है। इसका जो यूज है वो खासा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि गामा रेज का 2 यूज लिखें, तो पहला यूज ये लिख देना कि कैंसर के इलाज में, और दूसरा यूज ये लिख देना कि नाभिकीय अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए भी हम गामा रेज का प्रयोग करते हैं। एक्स किरण से आप लोग पूर्वतः परिचित होंगे। कभी कभी किसी न किसी कारणों से आप मेडिकल चिकित्सा में गए होंगे तो वहां पर आप देखे होंगे कि एक्सरे की बात होती है। उसी एक्सरे की बात है। इस एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वह 1 एंगस्ट्रम से लेकर 300 एंगस्ट्रम के बीच होती है। यह प्राप्त कैसे होता है? तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से टकराने पर इसकी प्राप्ति होती है। बहुत तेजी से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल के टुकड़े से टकराता है तो वहां से एक्स किरण बाहर आती है।
बहुत तेजी से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब किसी मेटल के सरफेस से टकराता है तो एक्स रे किरण बाहर निकलता है। तो इसकी प्राप्ति होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के धातु की सतह से टकराने पर। इसका यूज आपको लिखने के लिए आ जाए तो दो यूज आप लिख सकते हैं। आंतरिक अंगों के फोटोग्राफी में हड्डी वगैरह टूट जाते हैं तो अंदर में टूटी हुई हड्डी को आप बाहर से नहीं देख सकते, लेकिन एक्सरे के माध्यम से उसको आप पहचान सकते हैं, उसको आप अंदर की फोटो को खींच सकते हैं। तो अंदर के शरीर में जो ऑर्गन्स हैं उस ऑर्गन्स के फोटोग्राफी में हम लोग एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है। केमिस्ट्री की दुनिया में क्रिस्टल के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन करने के लिए, जैसे आपने NaCl क्रिस्टलीय संरचना पढ़ा या फिर आपने ग्रेफाइट की संरचना पढ़ा या फिर हीरे की संरचना पढ़ा, इन संरचनाओं को जानने के लिए, इनके आंतरिक संरचनाओं को समझने के लिए हम लोग एक्सरे किरण का प्रयोग करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास किरण हो जाता है अल्ट्रावायलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण। ये जो अल्ट्रावायलेट विकिरण होते हैं या जो किरण होते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो 300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। इनकी प्राप्ति परमाणु की उत्तेजना से प्राप्त होती है। परमाणु की उत्तेजना कहने का मतलब, जैसा कि आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा था कि हाइड्रोजन को हम हिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर कक्षा में चला जाता है, फिर वहां से जब कूद करके अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, अपने मुक्त स्थान पर आता है, तो यह एनर्जी रेडिएट करता है, विकिरण को बाहर निकालता है। पहले एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होने के बाद जब पुनः डी एक्साइटेड होता है तो वो अपना एनर्जी बाहर निकालता है। जो एनर्जी बाहर निकालता है फोटॉन के रूप में यानी किरण के रूप में बाहर निकालता है। तो उसी प्रोसेस के दौरान हमारे पास अल्ट्रावायलेट किरण की प्राप्ति होती है। अल्ट्रावायलेट किरण की जो वेवलेंथ है यह इंपॉर्टेंट है, यह 300 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होते हैं। अब परमाणु की हाईली एक्साइटेड अवस्था से इसकी प्राप्ति होती है, परमाणु की उत्तेजित अवस्था से अल्ट्रावायलेट विकिरण की प्राप्ति होगी। इसका यूज बेहद इंपॉर्टेंट है। कह सकता है कि अल्ट्रावायलेट विकिरण का दो यूज लिखे, तो पहला यूज यही है कि जल के शुद्धिकरण में आप लोग घर में वाटर प्यूरिफायर लगाए होंगे, तो वाटर प्यूरिफायर को वाटर में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, पानी में जो मौजूद खतरनाक विषाणु या जीवाणु होते हैं या कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं को यह अल्ट्रावायलेट रेज नष्ट कर देता है। इस गुण को देखते हुए हम लोग जल के शुद्धिकरण में अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रावायलेट विकिरण से हम खतरनाक कीटाणुओं को मार सकते हैं, इसीलिए जल के शुद्धिकरण में हम लोग अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग बहुत ही जबरदस्त है, ये भी नकली नोट की पहचान करने में यह अल्ट्रावायलेट रेज ही यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब किसी दुकान पर जाते हैं, अब तो 1000 का नोट चल नहीं रहा है, 2000 का नोट लेकर के या 500 का नोट लेकर के, और मार्केट में हवा फैला हुआ है कि अभी नकली नोट आया है, तो सारे दुकानदार भाई अल्ट्रावायलेट रेज वाला एक टॉर्च ले लेते हैं। वो टॉर्च के माध्यम से जैसे टॉर्च जलाते हैं, नोट पर एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, और अगर चमक उत्पन्न नहीं हुई तो समझ जाते हैं कि यह नोट फेक है और उस नोट को इग्नोर कर देते हैं। अगर विशेष प्रकार की सिम्टम दिखाई दिया तो समझ जाते हैं कि यह नोट सही है। तो नकली नोट की पहचान करने में भी आपको अल्ट्रावायलेट रेज का ही प्रयोग होता है। आइए आगे का देखते हैं। उसे हम कहते हैं विजुअल रेज, यानी दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। और इसकी भी प्राप्ति बच्चों उसी तरह से होता है जैसा कि आपने हाइड्रोजन में बामर सीरीज को बनते हुए देखा होगा। बामर सीरीज बनने में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन हायर कक्षा से जंप करके लोअर कक्षा में आता है, सेकेंड कक्षा में जंप करता है, तो जाकर के दृश्य प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसकी भी प्राप्ति परमाणुओं की उत्तेजित अवस्था से ही होती है। इसकी प्राप्ति आप आग से भी कर सकते हैं, आग जलाते हैं वहां से भी रोशनी ऐसे निकलती है जिसको आप देख सकते हो, या फिर कहीं पर इलेक्ट्रिक शॉक हो रहे हैं तो चिंगारियां निकल रही है, उस चिंगारी में भी जो चिंगारियां निकलती है उसको भी हम देख पाते। तो इलेक्ट्रिक शॉक में भी जो चिंगारी निकलती है उसका जो भी वेवलेंथ होता है वह दृश्य प्रकाश के वेवलेंथ के आसपास ही होता है, इसलिए वो स्पार्किंग को भी हम लोग देख पाते हैं। तो इसकी प्राप्ति जो होती है वो परमाणु की उत्तेजित अवस्था से भी होता है, जैसा कि आपने बामर सीरीज में प्राप्त किया था।
और आग से होता है, इलेक्ट्रिक शॉक से होते हैं। ये सब इनके प्राप्ति का स्रोत है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं किरणों की वजह से हम दुनिया की तमाम वस्तुओं को देख पाते हैं। सुबह आंख खोलने के बाद और रात्रि में आंख बंद करने से पहले हमने जितना भी वस्तुओं को देखा वो इसी प्रकाश की कृपा के कारण देखा है। इसलिए यह दृश्य प्रकाश कहलाते हैं। इसका वेवलेंथ इंपॉर्टेंट होता है कि दृश्य प्रकाश का वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, तो आप याद करके जाना 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 तक एंगस्ट्रॉम तक के बीच वाले वेवलेंथ को आप देख सकते हैं। प्राप्ति स्रोत इसकी वही है जो आप लोगों ने देखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, परमाणु की एक्साइटेड अवस्था से प्राप्त होता है। आग जलाते हैं वहां से मिलता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स जहां होते हैं वहां से मिलते हैं। वस्तुओं को देखने में इसका जबरदस्त प्रयोग होता है। पांचवा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ग्रुप में आता है अवरक्त, जिसको हम इंफ्रारेड कहते हैं। यह बहुत ही हीट वाला विकिरण होता है। इसका वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 3 लाख एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। यह मॉलिक्यूल वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। मॉलिक्यूल्स यानी अणु जब बहुत ज्यादा एनर्जी वाले हो जाते हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से हमें इंफ्रारेड किरण की प्राप्ति होती है, यानी अवरक्त किरणों की प्राप्ति होती है। तो इंफ्रारेड किससे प्राप्त होता है? आणविक कंपन से। देखो, बीटा किरण नाभिक से निकला, जो हमारे पास दृश्य किरणें हैं वो परमाणु से निकले, और जो आणविक कंपन है जो अवरक्त किरण है वो आणविक कंपन से निकले। आप इसको यही याद रखना, नाभिक, परमाणु, फिर अणु। नाभिक से निकला बीटा किरण, परमाणु की उत्तेजित अवस्था से निकला आपके पास अवरक्त किरण, और पैरावैक्निक किरणें। इसके बाद आपको जो किरणें निकली कहां से? अवरक्त किरण जो निकला वो आणविक कंपन से निकला। तो अवरक्त किरण आणविक कंपन से निकलते, इसका यूज क्या है? क्योंकि बहुत ही बड़े वेवलेंथ वाले होते हैं और इनकी टेंडेंसी होती है कि यह अपना एनर्जी जिससे टकराते हैं पूरा का पूरा एनर्जी वह उसी को प्रदान कर देते हैं। इसलिए यह बहुत ही गर्म होता है, हीट होता है। तो गर्म करने में अवरक्त किरणों का हम लोग प्रयोग करते हैं। मांसपेशियों में दर्द हो तो अवरक्त किरणों से यानी इंफ्रारेड किरणों से एक विशेष प्रकार की गर्माहट मिलती है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द में राहत मिलती है। तो मांसपेशियों में दर्द को दूर करने के लिए भी हम इंफ्रारेड किरण का प्रयोग करते हैं। धुंध में कुछ नहीं दिखाई देता, आप टॉर्च भी जलाओगे तो बहुत दूर तक नहीं देख पाओगे। धुंध बहुत ज्यादा इन दिनों गिर रहा होगा तो धुंध में आप गाड़ी की तेज रोशनी भी बढ़िया से नहीं देख पाओगे, क्योंकि धुंध जो होता है वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, लाइट को नॉर्मली चलने ही नहीं देते, इसकी वजह से दिखाई नहीं देते। तो धुंध में, गहरी धुंध में हम देखने के लिए इसी इंफ्रारेड विकिरण का प्रयोग करते हैं। या घनघोर रात्रि जिसको आप लोग कहते हो, डार्क एकदम रात, अंधेरी, काली अंधेरी रात, हाँ भूत वाला काली अंधेरी रात, अमावस की रात, वैसा अमावस की रात भूत वाला फिल्म देखो, हाँ वही भूत वाले फिल्म की मैं बात कर रहा हूं। रात्रि में देखने के लिए हम लोग अवरक्त किरणों का प्रयोग करते हैं। छठा हमारे पास माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10 के पावर -3 मीटर से 0.3 मीटर के बीच में होती है। इसकी प्राप्ति बहुत इंटरेस्टिंग है। वायर के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग चालन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन या कंडक्टर के अंदर जो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, चल रहा है करंट की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे चालन इलेक्ट्रॉन। फिर से सुनो, मेटल के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे चालन इलेक्ट्रॉन। किसी चालक के अंदर घूम रहे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा था, अचानक किसी ने उसको रोक दिया। एक्स किरण क्या था? इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, मेटल में घूमना उनके लिए आवश्यक नहीं है। इलेक्ट्रॉन, तेजी से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जब मेटल से टकराया तो एक्स किरण बनाया। यहां पर मेटल के अंदर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन किसी के माध्यम से अचानक रोक दिया जाएगा।
मेटल के अंदर चलता हुआ इलेक्ट्रॉन यदि किसी के माध्यम से अचानक रोक दिया जाएगा तो उसके रोकने से यह माइक्रोवेव्स क्रिएट होते हैं। इसका यूज हम लोग रडार में करते हैं। रडार यानी समुद्री गहराई को नापने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं, तो रडार में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज होता है। तो माइक्रोवेव का यूज आप लिख सकते हैं रडार में, या फिर माइक्रोवेव ओवन में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करने वाली है। अब अभी आप याद करने के मोड में भी होगे, सारे एग्जाम की चिंता होगी, थोड़ी सी चिंता इसके भी उठा लेना। गारंटी मैं कहता हूं 1-2 नंबर तो आपको आना ही आना है। इससे 1-2 नंबर तो कोई भी नहीं रोक सकता। हर साल आया है, इस साल भी आया है। अंतिम वेव है रेडियो वेव्स। तो आइए रेडियो वेव्स पर भी हम लोग बात करते हैं। रेडियो वेव्स के रूप में हम पढ़ते हैं रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ होती है ये बच्चों होता है 0.3 मीटर से लेकर के 6×10⁻² मीटर तक। अब इसकी प्राप्ति स्रोत होती है एलसी ऑसिलेशन सर्किट। एलसी सर्किट आपने अल्टरनेटिंग करंट में एलसी एसी सर्किट पढ़ा होगा, मैंने खुद पढ़ाया है। और इस सर्किट को हम ऑसिलेटिंग सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खासियत क्या होता है कि इंडक्टर की वजह से करंट 90 डिग्री पीछे जाना चाहता है और कैपेसिटर की वजह से करंट 90 डिग्री आगे जाना चाहता है। अब ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होने की वजह से करंट एक वाइब्रेशन के रूप में क्रिएट हो जाती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट। इसे टैंक सर्किट भी आप कह सकते हैं, यह टैंक की तरह भी बिहेव करता है। तो इसकी प्राप्ति यानी रेडियो वेव्स की प्राप्ति टैंक सर्किट से होती है, यानी एलसी ओसी सर्किट से होती है। और यह बच्चों रेडियो ट्रांसमिशन में, आज से बहुत पहले, अब तो रेडियो का जमाना लगभग नहीं के बराबर है, बहुत ही गिने चुने के लोगों के पास रेडियो होंगे, लेकिन वो भी क्या दिन थे जब लोग छतरी पर जाकर के, सारे लोग गर्मी के मौसम में छत पर हैं, सभी छतों पर रेडियो बजते थे। और जब कमेंट्री की आवाज आती थी, बीएसएनएल चौका, केमिस्ट्री इंडिया, तो सबकी कान खड़े हो जाते थे कि एक सुर में, एक लय में सारे लोग जगहों से एक आवाज आई। तो रेडियो का दिन नहीं है, फिर भी दिन नहीं है तो क्या हुआ, इसके सिद्धांत, इसके नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार ही किसी पिरामिड को खड़ा रखता है। तो जितने भी बीते हुए यंत्र है ना, वो नए नए यंत्रों का आधार है। उन्हीं पुराने यंत्रों के आधार से हम लोग नए नए यंत्र को क्रिएट करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करके, उसमें नव निर्माण करके, यानी आप कह सकते हो उसको अपडेट करके। इसलिए तो रेडियो वेव्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपके लिए लिख दिया है, जो कि खासा इंपॉर्टेंट है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1170 किलोहर्ट्ज तक के बीच में है। यानी रेडियो तरंगे अगर 530 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1170 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एएम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स। इस चैप्टर के तुरंत बाद अगला वीडियो हम कम्युनिकेशन सिस्टम पर ही बनाने वाले हैं। क्योंकि समय अभाव के कारण कुछ संस्थानों में मैंने कम्युनिकेशन चैप्टर नहीं पढ़ाया, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एग्जाम में ऐसे जाएं जो आपका एक भी चैप्टर छूट जाए। आपको कहने का और शिकायत का बिल्कुल ही मौका हम देना नहीं चाहते, और विश्वास है कि आप भी अपने लिए ऐसा ही करेंगे, आप भी मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने स्थान से यथासंभव प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो। आप अपने स्थान से यथासंभव प्रयास करना कि मैं बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आऊं। अभी सोने का टाइम नहीं है। देखो अभी समय बज रहे होंगे, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सारा दुनिया अभी लगभग सो चुका होगा। लगभग 12 के आसपास में टाइम हो रहे होंगे, उस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने कहा कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया है इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो क्वालिटी में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा और भी हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पढ़ाई करने के लिए तैयार रहना। इसके बदले में आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो शुल्क है, दिखा दो दुनिया को कि तुम कमजोर नहीं हो।
विपरीत परिस्थितियों में भी, कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में भी इंसानों की इंसानियत नहीं गिरती। तारे टूटते हैं आसमानों से किंतु जमीन पर नहीं गिरते। गिरती है अक्सर दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरते। दरिया बनोगे समुंदर में गिरना पड़ेगा। जब समुंदर बन जाओगे ना तो किसी नदी नाले या दरिया में गिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बाज हो, उड़ने वाले हो, फुदकना छोड़ दो। बस आप उड़ने वाले बाज हो, फुदकते हो, अच्छा नहीं है। पहचानो खुद को कर बुलंद इतना कि तू चढ़ जा जैसे तैसे। एक दिन खुदा भी पूछेगा, रे बंदा ये उतरेगा कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जागो, अभी जागने का टाइम है। रेडियो वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 530 किलोहर्ट्ज से लेकर 1170 किलोहर्ट्ज के बीच में है तो इसको हम एएम कहेंगे। एएम का पूरा नाम होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अभी नाम याद रखो। अगर फ्रीक्वेंसी 1710 किलोहर्ट्ज से 54 मेगाहर्ट्ज तक के बीच में, देखो यहां यूनिट चेंज कर गया, मेगाहर्ट्ज हो गया। 1710 किलोहर्ट्ज से लेकर के 54 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो इस तरह के वेव को हम शॉर्ट वेव कहते हैं, लघु तरंग। अगर फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो इसे हम एफएम कहते हैं। आज से कुछ साल पहले रेडियो मिर्ची एफएम 98.3 एफएम, इट्स हॉट। अब सुन रही हैं ये आकाशवाणी पटना है। इस तरह के आप लोग रेडियो में सुने होंगे। चूड़ी जोखन के रात में गाना सुने होंगे। बहुत सारी चीजें आपने शायद मिस कर दिया, लेकिन हमने तो वही सुना था। मैं उस जमाने में भी जिया हूँ जिस जमाने में लोग डाकिया के आते हैं उसके पीछे बच्चे दौड़ पड़ते थे। डाकिया आया, मामा ही का चिट्ठी लाया। वो चिट्ठियाँ भी मैं पढ़ा हूँ। उम्र इतनी इजाजत देती है तो नहीं देती, मुझे याद है जब लेटर खुलते थे ना। आज के जमानों को कहते हैं ना कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर। माइक लगा लेता हूँ। जागी गया तो बढ़िया से जगाऊंगा मैं तुम्हें। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है थोड़ा देखभाल की। अब आज के जमाने के आशिकों को क्या पता कैसे कल के लोग लिखते थे खत में कलेजा निकाल के। आज के जमाने के आशिकों को क्या पता कैसे रखते थे खत में कलेजा निकाल के। तो ये है संचार की दुनिया। कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, बहुत जबरदस्त होगा वीडियो। जब फ्रीक्वेंसी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में होगी तो यही आपका रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम होगा। यानी 98.3 एफएम यानी 98.3 मेगाहर्ट्ज पर जब आप चैनल को ट्यून करते थे ना, चैनल्स होती थी उसमें लिखा हुआ रहता था एक स्केल की तरह, उस स्केल में मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज इस तरह से लिखा हुआ रहता था। 98.3 मेगाहर्ट्ज पर जैसी वो सुई आकर रुकता था, बोलता था इट्स 98.3 एफएम रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। सुने वही रेडियो मिर्ची एफएम है। टीवी का मतलब केवल देखना नहीं, ना 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 ना। अगर आप किसी पिक्चर को म्यूट करके देख रहे हो इसे तो वीडियो है। और जब साउंड और वीडियो दोनों देख रहे हो ना तब जाकर के टीवी है। इसलिए मैं टीवी लिखा हूं, वीडियो नहीं लिखा। चाहता तो वीडियो भी लिख सकता था। वीडियो और टीवी में अंतर है दोस्तों। टीवी जो होते हैं इसमें ऑडियो सिग्नल भी होते हैं और वीडियो सिग्नल भी होते हैं। इसमें आपको साउंड सुनने के लिए भी मिलता है और वीडियो देखने के लिए भी मिलता है। तो टीवी सिग्नल के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 या लगभग 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। फ्रीक्वेंसी इसका मायने रखेगा। टीवी का दौर है, सब कोई टीवी देखना पसंद करता है। अपनों से बात करना कौन पसंद करता है। आया दिन भर कमाया, बच्चों से थोड़ा सा हंसी मजाक किया, फिर लग के 2 रोटियां खाया, चारों टाइम पसारा हाथ, ये भी आपको होता है। तो टीवी का मतलब आप देखना और सुनना दोनों समझेंगे। जब आप वीडियो भी देख रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हैं ना,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी माय डियर 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज के बीच में हो जाएगी। हाँ, यही है मोबाइल। बाई कहो इसे, ये मोबाइल कम बाई जाता है। फ्रीक्वेंसी बहुत तगड़ी होती है, देखकर आप समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा एक श्राप बनने वाला है। और भी अभी 4G से लेकर 5G कन्वर्ट होने जा रहा है। कुछ दिन बाद 5G पर भी बच्चों को या लोगों को मन नहीं भरेगा ना, तो कहेगा कि 6G ले आओ। कुछ बार ऐसा होगा कि कहेगा कि ऐसा बनाओ कि सोचे वो आ जाए। आवश्यकताएं बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही है, इच्छाएं बढ़ रही, तो ऐसा होना ही। 300 मेगाहर्ट्ज के बीच से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पर अलाउ किया जाता है मोबाइल में आने वाले वेव। वही मोबाइल जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मोबाइल से आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, वही मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ। यह मोबाइल आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। देखो, यंत्र किसी को बिगाड़ता नहीं है, यूजर उसको यूज कैसे कर रहा है ना, इस बात पर डिपेंड करता है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ज्ञान की बातें सीख रहे हो, इसी के माध्यम से आप बहुत सारे असामाजिक कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो। आपकी मर्जी डिसाइड करती है कि अपने माइंड के स्टोरी में आप क्या भरना चाहोगे। यंत्र किसी को बर्बाद नहीं करता। मोबाइल फोन जो होते हैं वो 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। इसी की फ्रीक्वेंसी घटने बढ़ने की वजह से वीक सिग्नल वगैरह ये सब देखने के लिए मिलता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात हो रही है, एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। रोबोट 2.0 फिल्म देखो, रजनीकांत, अक्षय कुमार, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।